हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम इन दिस चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है उसके बारे में। और पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है और टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दो टाइप का होता था, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इस दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं पीएमएफ से, और इसको डिनोट करते हैं किससे हम पीआई से, पीआई कहते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसका हम स्टेप बाय स्टेप इसके डेफिनेशन को समझते हैं, उसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे, है ना। तो आइए पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। देखिए, इफ़ एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हाँ, ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कनेक्टर होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये कनेक्टर होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से। तो कह रहे हैं इफ़ अगर x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, है ना, thus px इक्वल टू xi इक्वल टू pi, इस तरह से हो कि px इक्वल टू एक्स आई पे पी आई वैल्यू आए, है ना, प्रोबेबिलिटी उसका पी आई आए एक्स आई पे, देन पी आई इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि जो ये पी आई का वैल्यू हो, एक्स आई पे जो पी आई का वैल्यू है वो पी आई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि अगर सब का हम सम लेते हैं, एक्स के जो सारे वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ पर जो प्रोबेबिलिटी निकला है उस प्रोबेबिलिटी का जो हम सम लेते हैं पी आई आई इक्वल टू 1 से n तक, तो वो मेरा हो जाता है 1 के इक्वल। तो देखिए, ये आई क्या है? आई है नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स का नंबर ऑफ वैल्यू है ना, ये 1 से n तक वेरी करता है। तो इसी को, ये कंडीशन को जो फॉलो करेगा तब कहेंगे इस ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है पी आई। और एक चीज़ इसमें और लिख लीजिए कि जब, है ना, जब एक सेट बनाते हैं जिसमें कि वो एक्स आई लिखते हैं और पी आई लिखते हैं, तो उस सेट को क्या करते हैं? उस सेट को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। उस एक्स रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आइए इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल है, मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। तो अब देखिए, अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपको 8। क्या आएगा? वो देखिए, जो 8 सैंपल स्पेस आएगा वो सैंपल स्पेस क्या आएगा? वो आपका आ जाएगा हेड हेड हेड, तीनों मान लीजिए हेड ही आए। मान लीजिए कि 2 बार हेड आए और तीसरा बार में टेल आ जाए, या एक हेड एक टेल एक हेड आ जाए, फिर पहले बार में टेल आए, दूसरे दोनों बार, बाकी दोनों बार में हेड आ जाए, या आ जाए फिर पहले दोनों बार में टेल और तीसरे बार में हेड आ जाए, या फर्स्ट बार टेल आए दूसरी बार हेड आए फिर टेल आ जाए, या फर्स्ट बार हेड आए दूसरी बार टेल आए और तीसरी बार टेल आ जाए, या तीनों बार टेल ही आ जाए। तो मैक्सिमम आउटकम्स यही हो जाएगा, जो टोटल नंबर आउटकम्स टू द पावर 3 इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये हो गया। अब मान लीजिए x कोई एक हम रूल मानते हैं, x कोई एक फंक्शन मानते हैं, और x या एक रैंडम वेरिएबल मानते हैं ना। ये रैंडम वेरिएबल क्या है? x इक्वल टू एक्स ओमेगा, है ना, एक्स ओमेगा इक्वल टू नंबर ऑफ हेड इन ओमेगा, जहाँ ओमेगा बिलोंग्स टू क्या है?
सिंपल स्पेस का एलिमेंट है। यानी कि इस x में अगर हम h को उठा कर रखते हैं तो हमको इसके बराबर में लिखना है क्या, कोई एक रियल नंबर। तो रियल नंबर को क्या लिखेंगे, वो कंडीशन दे दिया नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड इस ओमेगा में कितना है, नंबर ऑफ हेड है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। वो उसी तरह देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 3, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ नंबर ऑफ हेड 2 है, यहाँ नंबर ऑफ हेड फिर 2 है, यहाँ नंबर ऑफ हेड 2 है, नंबर ऑफ हेड 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 0 है। अगर हम x को चार्ट बना के लिखें, हम चार्ट बना के x को अगर हम चार्ट बना के लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए x का वैल्यू क्या क्या आया है, x का वैल्यू आया है या तो 0 या तो 1 या तो 2 या 3, यही आया है ना। तो अब क्या करते हैं, हम मानते हैं यहाँ पे जो x1 इक्वल टू क्या है 0 है, x2 इक्वल टू क्या है 1 है, x3 इक्वल टू क्या है 2 है और x4 इक्वल टू क्या है 3 है ना। इसी को मान लीजिए हम ये x1 x2 x3 x4 इसको हम लेट कर लिए, एज्यूम कर लिए। और अगर इसमें बोले हैं आपको कि x5 एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ हेड मेरा आना चाहिए 4, तो क्या पॉसिबल है क्या, देखिए तो अभी 3 ही बार टॉस किए हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड आ सकता है 3 ही बार। तो अगर हम बोल दें उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड आपको 4 बार आना है तो 4 बार आप आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबल इसका चांस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए फिर यहाँ देखते हैं, अब क्या लिखे हैं, x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है सो कनेक्टेड है किससे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से। और अगला जो पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो कनेक्टर होता है किससे, वो कनेक्टर होता है आपको प्रोबेबिलिटी, वो कनेक्टर होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से। तो अब आइए अगर हम यहाँ पे आपको निकालें पर्टिकुलर xi के लिए pi का वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना। जब आपको बोले p x इक्वल टू x1, ये हो जाएगा p1 बोले तो 1 पे क्या है 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखो तो 0 हेड आने पर 0 कहाँ आया, सिर्फ एक बार 0 हेड आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8। अगर px इक्वल टू हम बोल दें x2 क्या है, देखिए x2 है एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो ये p2 इसको लिखेंगे, p2 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेट केस क्या है 3 और टोटल नंबर ऑफ केस 8। अगर हम बोल दें px इक्वल टू x3 बोल दें हम, और इसको क्या लिखेंगे हम p3 में क्या है 2 बार हेड कब आया, ये तीनों बार में, तो फेवरेबल केस कितना है, फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल नंबर आउटकम्स 8। अब अगर px इक्वल टू हम x4 बोले, p4 क्या हो जाएगा फिर 1/8, क्योंकि p4 में 3 है, 3 टाइम्स 8 एक ही बार आया है यहाँ पे। तो अगर हम अब x इक्वल टू x4 बोले तो क्या कीजिएगा, x इक्वल टू x5 सॉरी, या p5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/8 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 बार हेड आ ही नहीं सकता है, इसे 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम pi का वैल्यू लिखें, ई मानी xi है, pi का वैल्यू लिखें तो 0 के नीचे में किसका वैल्यू लिखेंगे, देखिए जब 0 है तो 0 के लिए 1/8 है ना, यहाँ लिखेंगे 1/8। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 हेड कहाँ आया है, 1 हेड आया 3 बार, तो ये 3/8, फिर 2 हेड आया 3/8। अब इसका 3 हेड आने का चांस क्या है 1/8, ये हो गया। तो अब देखिए ये जो pi का वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब इस केस में हर एक केस में क्या देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये इस कंडीशन को, पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब दूसरे कंडीशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि pi का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है इसमें, है ना। और इक्वल टू भी 0 कब होगा, जब हम बोल देंगे 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो इसके सैम्पल केसेस में शामिल ही नहीं हो, तो उस केस में उसका चांस क्या होगा 0 होगा। तो ये पहला कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। और दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, जो समेशन ऑफ pi आई वेरी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1 से जो टोटल नंबर ऑफ ये x का टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 तक, ये क्या हो जाएगा, देखिए p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, है ना। p1 क्या है, p1 है 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1। देखिए इसको दूसरे कंडीशन में फॉलो कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इस केस से pi जो है ये है क्या
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और इसी दोनों को जो हम क्रॉसपोंडिंग लेकर के एक सेट बनाएंगे, यानी कि एक्स आई की वैल्यू को और क्रॉसपोंडिंग वैल्यू ऑफ पी आई को लेकर के हम सेट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे कि एक सेट बनाते हैं ऐसे, देखिए जीरो पे क्या है, जीरो पे है आपको सॉरी एक्स आई का वैल्यू है ना, हाँ एक्स आई, तो एक्स आई क्या है? एक्स वन क्या है? जीरो, जीरो पे क्या है प्रोबेबिलिटी 1/8 है ना। फिर एक्स टू क्या है? 1 पे क्या है इसका प्रोबेबिलिटी 3/8। फिर एक्स टू पर क्या है? 3/8। फिर एक्स थ्री क्या है? 3 पे क्या है? एक्स फोर 3 है, तो पी फोर क्या है? 1/8। तो जब ये सेट बनाते हैं तो इस सेट को क्या कहते हैं? इसी सेट को कहते हैं हम क्या? इसी सेट को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना। एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। अब देखिए इसको एक तरीका से और लिखते हैं, है ना। अगर ये इस तरह से हो, दोनों को फॉलो करता हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ये दोनों रूल को फॉलो करता हो तो हम कैसे लिखते हैं? देखिए इसको लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू, देखिए पी एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स वन, पी एक्स इक्वल टू एक्स वन। पी एक्स वन में क्या है? पी वन का वैल्यू क्या है? देखिए 1/8। ये क्या है? जब आई इक्वल टू 1 है, ये है ना, जब आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू एक्स टू, यानी कि पी टू का वैल्यू क्या है? पी टू का वैल्यू है 3/8। जब आई इक्वल टू क्या है? 2 है ना, आई इक्वल टू है तो एक्स टू हो गया। तो देखिए इसी को पी एक्स इक्वल टू एक्स थ्री, इसको हम ऐसे पी थ्री लिखते हैं। पी थ्री का वैल्यू क्या है? 3/8, आई इक्वल टू 3। इसी तरह पी एक्स इक्वल टू एक्स फोर, इसको कहते हैं पी फोर, ये क्या है? 1/8, आई इक्वल टू जब 4 है। तो बस इसी तरह से रखते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। तो आइए इसका एक एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल की हेल्प से इसके सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम जस्ट समझेंगे। अब एग्जांपल से पहले एक और छोटा सा पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको जनरली डिनोट करते हैं एफ एक्स से। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट करते हैं किससे? एफ एक्स से। अब क्या होता है पढ़ते हैं, देखिए लेट एक्स बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। अब मानिए कि एक्स है क्या? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन इट्स डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको कहते हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई, जहाँ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए अभी जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिए थे, जो 3 कॉइन को टॉस किए थे और एक्स एक रैंडम वेरिएबल लेट किए थे, वो क्या था? नंबर ऑफ हिट था। उस केस में एक्स का क्या क्या वैल्यू आया था? जस्ट देखिए एक्स का वैल्यू क्या आया था? वो आया था 0, एक्स का वैल्यू फिर 1 आया था, एक्स का वैल्यू 2 आया था, एक्स का वैल्यू 3 आया था। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या आया था? ये आया था 1/8, ये था 3/8, ये था 3/8 और ये था 1/8, यही था ना। तो अब देखिए हम एफ एक्स को कैसे यहाँ डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम एफ एक्स को कैसे डिनोट करेंगे? देखिए जब एक्स का वैल्यू जो है मेरा लेस देन इक्वल टू 0 से, है ना। जब एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 से, एक्स का वैल्यू तो हम निगेटिव लेने से निगेटिव है नहीं, तो एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 0, सिर्फ P0 लिख सकते हैं। तो P0 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/8 है ना। अब देखिए जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या है?
ये है P1 और P2 है, यानी P1 का वैल्यू क्या है 1/8 प्लस 1/8। देखिए x का वैल्यू 1 से लेस देन इक्वल टू, यानी ये 1 से लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। इस केस में दो प्रोबेबिलिटी है, एक 3/8 है 1/8, इसे दोनों को ऐड कर दिए, सॉरी 3/8, ये क्या आ जाएगा 4/8। जब x का वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू 2 है, जब लेस देन भी हो और इक्वल टू भी हो 2 के, तो क्या क्या तीन प्रोबेबिलिटी आ गया 3/8 3/8 1/8, इसको तीनों को ऐड कर देंगे 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, ये क्या हो जाएगा 7/8 है ना। फिर x का वैल्यू जब लेंगे लेस देन इक्वल टू 3, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, तो ये चारों प्रोबेबिलिटी आ गया और चारों का सम से क्या सबका सम है, तो सबका सम है, ये क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1। तो यही होता है, यही एफ को क्या कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, है ना। तो अब आइए हम इस पे एक एग्जांपल से ये दोनों को समझते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन के हेल्प से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x का वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 और x के प्रत्येक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी दे दिया है आपको, px का वैल्यू ये k के फॉर्म दे दिया है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पहला k, फिर p x इज लेस देन 6, फिर p x इज ग्रेटर इक्वल टू 6, फिर जब x का वैल्यू 0 और 5 के बीच में ला कर रहा था फिर p का वैल्यू क्या होगा। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ f(x), फिर कह रहा है जो इफ px इज लेस देन इक्वल टू c इज ग्रेटर देन 1/2 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ c, यानी कि c के किस वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू जैसा 1/2 से ग्रेटर होगा वो निकालिए। और फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन को हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। k का वैल्यू निकलेगा तब ये प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल वैल्यू निकलेगा। तो k के वैल्यू निकालने के लिए दे दिया ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और जब हम जानते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें सारे प्रोबेबिलिटी का pi का वैल्यू जो सम का होता है वो 1 के इक्वल होता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ये फंक्शन है तो यहाँ सब लिख सकते हैं, एक में सॉरी एक का ये आंसर है, ये लिख सकते हैं कि सारा का प्रोबेबिलिटी मेरा 1 होगा, तो सबका सम कीजिए 0 प्लस के, इसका सम कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो k कितना आएगा k 1 के 2 के 3 के 3 2 5 5 3 8 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, यहाँ से लिख सकते हैं 9 के प्लस ये देखिए 7 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर, 10 के कितना इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो क्या आता है, देखिए फैक्टराइज कीजिएगा दिया जाएगा 10 के माइनस 1 इंटू के प्लस 1, यही आ जाएगा। देखिए 10 के से के मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस के प्लस 10 के 9 के फिर प्लस माइनस 1, ठीक है सही है। तो ये इक्वल टू 0 है, तो यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आएगा एक -1 और फिर दूसरा k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10। जब k का वैल्यू -1 यहाँ पुट कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन pi ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इसका आंसर ये k नॉट पॉसिबल है ना, ये k का वैल्यू 1/10 पॉसिबल होगा। और जब 1/10 पॉसिबल है तो क्या क्या आ जाएगा वैल्यू, आप खुद देखिए। तो ये तो 0 है, ये k का वैल्यू 1/10 यानी कि 0.1 है, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.2, ये 0.2, ये हो जाएगा 0.3, ये क्या हो जाएगा 0.01, ये क्या हो जाएगा 0.02, ये क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर, यानी कि इसको k से 7k स्क्वायर है ना 0.71 यानी कि 0.17, ये आ जाएगा देखिए 0.17। अब कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ गया, यानी 1 नंबर क्वेश्चन मेरा मिल गया। 1 में क्या था k का वैल्यू फाइंड करने के लिए k का वैल्यू 1/10 होगा। अब वही देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है px इज लेस देन 6, यानी px इज यहाँ x क्या है लेस देन 6 है, तो x लेस देन 6 के लिए क्या क्या वैल्यू देखिए p5 है p4 है p3 है p2 है p1 है ये p0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x लेस देन 6 के लिए तो
क्या लिख सकते हैं, पी जीरोस काउंट कर देंगे हम, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये क्या आ जाता है देखिए 0 प्लस 0.1, ये सबको जोड़ दीजिए, P5 तक का जोड़िए, क्या आ जाएगा ये 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 सॉरी 8 0.81 ये आ जाएगा। देखिए 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 प्लस 0.8 प्लस 0.01 ये क्या आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पढ़ाए थे किसी प्रोबेबिलिटी का होना या किसी प्रोबेबिलिटी का नहीं होने का सम क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अगर किसी प्रोबेबिलिटी का होना मुझे निकालना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस उस प्रोबेबिलिटी का नहीं होना, यानी कि यहाँ से यहाँ ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस ये Px लेस देन 6 को लिख सकते हैं 1 माइनस Px इज ग्रेटर इक्वल टू 6, ये भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 माइनस ग्रेटर इक्वल टू 6 क्या है 6 प्लस 7 यानी कि 0.02 प्लस 0.17 यही होगा ना। हाँ इसको आप ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.19 ये हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस इसको माइनस कीजिएगा, ये हो जाएगा 1 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। देखिए दोनों सेम वैल्यू आ गया है ना। तो किसी प्रोबेबिलिटी का होना और नहीं होना दोनों का सम क्या होता है 1 के इक्वल होता है, वो इस कॉन्सेप्ट से हम इसे बनाए हैं ना, नहीं होने प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा हम क्या कर रहा है, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f(x). अब f(x) लिखने के लिए कह रहा है, f(x) तो हम पहले ही बता चुके हैं कैसे लिखते हैं, है ना। फिर से बता रहे हैं, देखिए f(x) का वैल्यू कैसे लिखते हैं, फिर से बता रहे हैं। देखिए f(x) इक्वल टू जब x का वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू 0, जब x का लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा सिर्फ 0 के इक्वल। अब देखिए जब x का वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू 1 हो, 1 से इक्वल टू क्या है ये दोनों का सम हो जाएगा 0.0 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.1। जब x का वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू 2 हो, लेस देन इक्वल टू हो तो इसको भी ऐड कीजिए, ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। फिर जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 हो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सम, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 0.5। जब x का वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू 4 हो तो क्या हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा ना 0.8। जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो इसमें फिर 0.01 जुड़ जाएगा 0.81 हो जाएगा। जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 हो ये भी जुड़ जाएगा, देखिए ये होगा 0.83 हो जाएगा। जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 हो ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ से 0.17 जुड़ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो बस f(x) का वैल्यू लिखा गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ f(x) है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है Px का x इज लेस देन c ग्रेटर इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ c, यानी कि c का वो मिनिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए ये p का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो। अब देखिए ग्रेटर देन 1/2 हो, सॉरी 1/2 हो, तो 1/2 कहाँ हो रहा है 0.5 इक्वल टू क्या होता है 1/2। ये 1/2 किसके लिए वैल्यू है, इसके लिए है, x लेस देन इक्वल टू 3 है। तो कहता है इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो, इससे बड़ा कहाँ हुआ यहाँ शुरू होगा, यानी कि जब x इक्वल टू 4 हो, यानी कि 4 में क्या होगा आंसर 4 में जो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो है आपको 4 हो गया। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन एक क्या है, ये देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है। अब देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है तो हम सॉल्व करते हैं इसको, है ना, किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखिए, है ना। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 x 1.5 हो 4 के बीच लाई कर रहा है अपॉन x इज ग्रेटर देन 2। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हम एक फॉर्मूला पर आए थे कि पी ए जब बी हो तब क्या होता है, पी ए और बी दोनों के साथ होने का प्रोबेबिलिटी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। वैसे यहाँ देखिए करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के साथ होने का प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ लिख सकते हैं 1.5x4 यानी कि x और 4 के बीच में है और इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है प्रोबेबिलिटी 1.5 से 4 के बीच में लाई करना चाहिए x का वैल्यू। x का 1.5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1.5 से बड़ा है तो 2 वैल्यू आएगा x का 3 वैल्यू आएगा, यही आएगा ना, और ये इतना ही आएगा।
क्योंकि 4 से मेरा छोटा होना चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 4 से ग्रेटर नहीं हो चाहिए। तो 1.5 से 4 के बीच में x का ये दो ही वैल्यू है, देखिए 1.5 2 और 3 वैल्यू है ना। फिर ये कह रहा है इंटरसेक्शन हो जाए किसका, इंटरसेक्शन हो जाएगा कितना, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 के केस में वैल्यू क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 तक आएगा है ना, 7 तक आएगा ना। x इज ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा वैल्यू 3 से आएगा, 3 4 5 6 7 अपॉन, इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में केवल 3 कॉमन है, तो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और अपॉन 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ये वैल्यू आ जाएगा 2 से लेस देन इक्वल टू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का वैल्यू क्या है देखिए 0.2 अपॉन 1 माइनस ये तीनों का सम, यानी कि 2 1 और 0 का 2 1 0 का सम, ये क्या है 0.3, ये क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.7, ये टू ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2/7। देखिए कितना इजी था। तो यही था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्वेश्चन था और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गए। तो अब ये पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको कहते हैं PDF, इससे भी डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको पहले ही बोले थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये रिलेटेड है किससे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से, है ना। इसलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इफ़ x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन fx is said to be probability distribution function if it satisfy following condition। अगर ये इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहला है इफ़ ये fx वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और दूसरा में को क्या हो, जो अगर इंटीग्रेशन ले माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट fx इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 हो। यदि कोई फंक्शन fx ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये fx जो है मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एक और नाम देते हैं सिर्फ डेंसिटी फंक्शन भी, हाँ, इट इज़ ऑल्सो known as डेंसिटी फंक्शन। बस सिंपल डिफिनेशन था डेंसिटी फंक्शन का। ये रिलेटेड है क्या, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है। और ये कोई एफेक्ट्स है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तब कहलाएगा जब ये सेटिस्फाई करता हो दो कंडीशन को। पहला क्या है, वो एफेक्ट्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा एफेक्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट के केस में, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होना चाहिए, है ना। तो अब आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, उसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx इक्वल टू अल्फा इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x लाई बिटवीन 0 to 2 एंड 0 अदरवाइज, है ना। इफ़ द x विल नॉट लाई इन दिस interval then the probability of fx equal to 0 it is given, then the find the value of alpha and this, है ना। तो चूंकि दे दिया ये कंटिन्यूअस PDF है, तो PDF जो है सो दो रूल को फॉलो करता है, दो कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि fx जो है वो मेरा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन था, दूसरा कंडीशन था क्या, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट fx इक्वल टू 1 हो। तो देखिए दूसरा कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं।
तो दूसरा कंडीशन एफ एक्स क्या है, अब एफ एक्स है ये, और मेरा जो दिया हुआ जो रेंज है वो 0 से 2 ही है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 से इन्फिनाइट एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 0 से 2 के बीच में जो वैल्यू है वो मेरा दे दिया है अल्फ़ा इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दे दिया, और ये वैल्यू 1 के इक्वल होगा। और अदरवाइज इसके अलावा वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा और ये वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या यही वैल्यू, ये वैल्यू क्या है 0 से 2 से इंटीग्रेट करेंगे इसको, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट अल्फ़ा तो आ जाएगा कॉमन, और देखिए 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये 0 से 2 इंटीग्रेशन किए, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखिए 0 रखिए और 2 रखिए तो क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा इंटू 2 रखिए, 2 2 सॉरी 2 से 2 कट गया, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 8/3 इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4/3 इक्वल टू 1, अल्फ़ा इक्वल टू 3/4। अल्फ़ा का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3/4, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 3/4, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया मेरा 3/4। तो देखिए 2 में क्या कहता है, 2 में कहता है पी एक्स ग्रेटर देन 1 का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि हम यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे 1 से ग्रेटर, यानी कि 1 से लेके इन्फिनाइट तक, और एफ एक्स डी एक्स यहाँ 1 से बड़ा है। अगर ये कहता पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 फिर भी हम यही लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 1 और 1 प्लस के लिए सेम ही होता है। जैसे कि कोई ये ग्राफ देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y है x है, y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो 1 पे क्या वैल्यू आएगा, 1 पे वैल्यू आएगा इसका 1। तो कह रहा है कि 1 को छोड़ करके 1 से पॉजिटिव वैल्यू से लीजिए यहाँ से, ये भी नियरली 1 ही आता है, इसलिए हम 1 से इन्फिनाइट लिख दिए। चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए 2 से इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स के वैल्यू क्या दे दिया है 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बचेगा क्या 1 से 2 एफ एक्स क्या है अल्फ़ा इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया 3/4 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखिए 3/4 तो बाहर ही आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है 3। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से 1 से 2, तो क्या आ जाता है देखिए, क्या आ जाएगा 3/4। जब यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 8/3 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू ये 12 माइनस 8 इक्वल टू 4/3 माइनस 2/3, ये क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/3 3 कैंसिल और 2 से 2 ये 1/2, इसका आंसर क्या आ गया 1/2 आंसर। तो इस तरह देखिए कितना इजी था ये। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर है, और उसका एग्जांपल किए, बहुत ही इजी था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। अब उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं किसके साथ, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो अभी तक जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक बस बिल्कुल अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, और वहाँ तक IIT क्वेश्चन बैंक से निकाल के पूछे गए क्वेश्चन को बनाइए टॉपिक वाइज टॉपिक। हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा है और IIT क्वेश्चन में उठाइए, और टॉपिक वाइज टॉपिक जो प्रॉब्लम दिया हुआ IIT के एडवांस में उसको बनाइए, वो बहुत स्मूथली बनेगा, आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के साथ। ये आप लोग पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, तो आगे वाले क्लास में अच्छे समझ में आएगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।